कॉपीराइट थोड़ा सा बड़ा है लेकिन इंटरेस्टिंग है और इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं कॉपीराइट। सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि कॉपीराइट का एक्ट और रूल्स क्या क्या कवर होता है। कॉपीराइट एक्ट 1957, कॉपीराइट रूल्स 2013। कॉपीराइट भी किसके जैसा है? पेटेंट राइट जैसे आपको एक्सक्लूसिव मिलती है, वैसे कॉपीराइट भी आपको क्या मिलेगा? एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव मतलब सिर्फ आप आपके वर्क को यूज कर सकते हो। कॉपीराइट में एक्चुअली कॉपीराइट किसका मिलता है? वर्क का मिलता है। ठीक है, किस किस वर्क का मिलता है वो जरा देखते हैं। तो ये वर्क को यहां पर डिफाइन करा गया है, वर्क इन विच कॉपीराइट सबसिस्ट। सबसे पहला ओरिजिनल लिटरेरी इंक्लूडिंग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग वर्क। सो ओरिजिनल लिटरेरी आजाद में ड्रामेटिक वर्क आता है, म्यूजिकल वर्क आता है। लिटरेरी समझ में आता है? लिटरेरी मतलब नॉवल लिखा। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग मतलब आपने सॉफ्टवेयर लिखा, कोडिंग करी। ड्रामेटिक हमको समझ में आता है, हमने कोई ड्रामा लिखा। म्यूजिकल वर्क समझ में आता है, कोई धुन कंपोज करी, मेलोडी कंपोज करी। आर्टिस्टिक वर्क क्या होता है? आपने कोई पेंटिंग बनाई, दैट इज एन आर्टिस्टिक वर्क। ठीक है। एंड सिनेमा फिल्म्स, इसका मतलब प्लेन फिल्म्स। हम फिल्म की भी कॉपीराइट ले सकते हैं और हम साउंड रिकॉर्डिंग की भी कॉपीराइट ले सकते हैं। साउंड रिकॉर्डिंग में जरूरी नहीं है कि म्यूजिक बज रहा हो। अगर मैंने अपने नोट्स को पढ़ लिया और मैंने उसका कॉपीराइट ले लिया, दैट इज ऑल्सो साउंड रिकॉर्डिंग। सो इट इज नॉट नेसेसरी दैट साउंड इंक्लूड्स म्यूजिक। जो मैं आपको बोल रहा हूं पीछे कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं है, दिस इज अ साउंड, इसको भी मैं कॉपीराइट करवा सकता हूं, दैट इज कॉल्ड अ साउंड रिकॉर्डिंग। तो ये वर्क में क्या क्या आता है, ये सारी चीजें आपको याद रखना है। लिटरेरी वर्क, ड्रामेटिक वर्क, म्यूजिकल वर्क, आर्टिस्टिक वर्क, फिल्म्स एंड साउंड रिकॉर्डिंग। क्लियर? ओके। क्या होता है कॉपीराइट? कॉपीराइट का जो मीनिंग है वो कहां पर दिया हुआ है? सेक्शन 14। इट डिफाइंस अ कॉपीराइट एज टू मीन the exclusive right to do or authorize doing of following acts in respect of work or any substantial part thereof। तो कॉपीराइट की डेफिनेशन है वो थोड़ी सी बड़ी है, उसमें बता दिया कि आप कॉपीराइट में क्या क्या कर सकते हो। चलिए, ये आया नहीं है अभी आपका, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। संस्कार ऊपर आ जाओ। ओके, सबसे पहले उन्होंने बताया है कि अगर आपका कोई लिटरेरी वर्क होगा, जैसे नॉवेल, ड्रामा होगा, म्यूजिकल वर्क होगा, नॉट बीइंग अ कंप्यूटर प्रोग्राम। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर प्रोग्राम के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। सो लिटरेरी वर्क, ड्रामेटिक वर्क और म्यूजिकल वर्क के सिलसिले में कॉपीराइट क्या होता है? यू कैन रिप्रोड्यूस द वर्क। रिप्रोड्यूस मतलब क्या होता है? जैसे मेरा नॉवेल मैंने लिखा, तो नॉवेल का मैं कॉपीराइट लूंगा और मैं अपने नॉवेल की फोटोकॉपी करवा के किसी को बेच सकता हूं, एडिशनल प्रिंट करवा के किसी को बेच सकता हूं। दिस इज कॉल्ड रिप्रोड्यूसिंग। या फिर मैं उसको स्टोर कर सकता हूं किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडियम पे। ठीक है। टू इशू कॉपीज ऑफ द वर्क टू पब्लिक नॉट बीइंग कॉपीज ऑलरेडी इन सर्कुलेशन। क्या मतलब है समझना? कॉपीराइट करवाना कंपलसरी होता है क्या? कॉपीराइट करवाना कंपलसरी नहीं होता है। मैंने एक बुक लिखी और बुक को ऑलरेडी मार्केट में सर्कुलेट कर दिया, और मेरी बुक धीरे धीरे फेमस होने लग गई और मेरी बुक की काफी सारी कॉपीज लोग लेने लग गए। तो मुझे किसी ने सजेस्ट करा, मनमीत सर आपने इतनी अच्छी बुक लिखी है, आपकी बुक का एडवांटेज दूसरे लोग उठा रहे हैं, अपनी बुक की कॉपीराइट ले लो। सो मेरी ऑलरेडी मार्केट में 100 बुक्स सर्कुलेशन में थी, अब मैंने कॉपीराइट करवा ली। कॉपीराइट करवाने के बाद मैंने अपने नॉवेल्स की एडिशनल प्रिंट करी, तो जो एडिशनल प्रिंट करूंगा कॉपीराइट लेने के बाद, उसको मैं बोलूंगा आई कैन इशू कॉपीज। लेकिन इन कॉपीज में मार्केट में कॉपीराइट करवाने के पहले जो ऑलरेडी मार्केट में मेरी कॉपीज थी सर्कुलेशन में, वो इंक्लूड नहीं होगी। क्या हुआ इसका मतलब? इसका मतलब जो लोग कॉपीराइट करने के पहले मेरे नॉवल के कंटेंट कॉपी कर चुके थे, उन पर मैं इन्फ्रिंजमेंट केस नहीं लगा पाऊं, क्योंकि मैंने कॉपीराइट ही नहीं लिया था। संस्कारी आ नहीं रहा है, वायर थोड़ी गलत हुई है। ठीक है। पर हाँ, आगे एक प्रोविजन आ जाएगा कि अगर आपने कॉपीराइट करा है या नहीं करा है, हम इन्फ्रिंजमेंट में जा सकते हैं, वो आगे हम लोग देखेंगे। टू परफॉर्म द वर्क इन पब्लिक और कम्युनिकेट टू पब्लिक। जो हमारा लिटरेरी वर्क है, ड्रामेटिक वर्क है, म्यूजिकल वर्क है, हम पब्लिक के बीच में परफॉर्म आराम से कर सकते हैं, इसको हम इन्फ्रिंजमेंट नहीं बोलेंगे। ठीक है, कंफर्टेबल। आगे, टू मेक एनी फिल्म, मैं अपने नॉवेल के बेसिस पर फिल्म भी बना सकता हूं, साउंड रिकॉर्डिंग कर सकता हूं। टू मेक एनी ट्रांसलेशन, मैं अपने नॉवेल को दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट भी कर सकता हूं। टू मेक एनी एडाप्टेशन, एडाप्टेशन मतलब क्या होता है?
नॉवल को ड्रामा में कन्वर्ट कर लिया, या किसी ड्रामा को मैंने नॉवल में कन्वर्ट कर लिया, दिस इज कॉल्ड अडेप्टेशन, मैंने अडेप्ट करा है। To do in relation to translation or adaptation any of the acts specified in relation to clause 1 to 6। इसका मतलब मैं अपने नॉवल के बेसिस पर फिल्म बना सकता हूं, उस पे लेट्स से एक म्यूजिकल प्ले बना सकता हूं, ड्रामा बना सकता हूं, जो मेरी इच्छा मैं कर सकता हूं इन रिलेशन टू ट्रांसलेशन एंड अडैप्टेशन। दैट मींस मैंने अगर कोई फिल्म बनाई तो फिल्म को मैं दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके रिलीज कर सकता हूं, एक फिल्म के बेसिस पर एक ड्रामा क्रिएट कर सकता हूं, एक फिल्म के बेसिस पर सीरीज क्रिएट कर सकता हूं। जैसे एवेंजर्स में एक कैरेक्टर है लोकी, लोकी की सीरीज भी आ गई डिज्नी हॉटस्टार पर, आई कैन डू दैट। ये ध्यान, ठीक है, इतना हक मुझे मेरे लिटरेरी ड्रामेटिक या म्यूजिकल वर्क पर होगा। नेक्स्ट, कॉपीराइट इन केस ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम टू डू एनी एक्ट स्पेसिफाइड इन एलडीएम। जो अभी हमने पढ़ा है वो सारी चीजें आप एक कंप्यूटर प्रोग्राम के साथ भी कर सकते हो। कंप्यूटर प्रोग्राम इमेजिन करो आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया है, तो आप आपके सॉफ्टवेयर की कॉपीज इशू कर सकते हो, उसको किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, अडेप्ट कर सकते हो, ट्रांसलेट कर सकते हो, वो आपकी इच्छा। टू सेल और गिव ऑन रेंटल और ऑफर फॉर सेल, मैं अपने कंप्यूटर प्रोग्राम को सेल भी कर सकता हूं या कंप्यूटर प्रोग्राम को रेंट पे भी दे सकता हूं, प्रोवाइडेड कमर्शियल रेंटल डज नॉट अप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोग्राम्स वेयर प्रोग्राम इटसेल्फ इज नॉट एन एसेंशियल ऑब्जेक्ट ऑफ द रेंटल। वो बोल रहा है कि रेंट पर देना उसको नहीं कहेंगे जहां पर कंप्यूटर प्रोग्राम मेन एक्ट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा काफी सारी डिक्शनरीज आती है, डिक्शनरी के सबसे आखिरी के पेज पर एक सीडी अटैच्ड होती है, या कोई बुक आती है, बुक के आखिरी में सीडी अटैच्ड होती है। जैसे मेरा बच्चा अभी 8th क्लास में उनको बुक आती है फ्रेंच की, उसमें सीडी होती है। अब मेन क्या है उसमें, बुक है कि सीडी है? मेन बुक है। तो वो बोल रहे हैं कि उसमें फिर कंप्यूटर प्रोग्राम रिलेवेंट नहीं रहेगा। अगर मैं बुक रेंट पर दे रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कंप्यूटर प्रोग्राम रेंट पर दे रहा हूं, क्योंकि बुक रेंट पर दिया तो वो कंप्यूटर प्रोग्राम ऑलरेडी बुक के साथ रेंट पर चले जाएगा। तो उसको एक्सक्लूसिव सीडी का रेंटल मत मानना। ऐसा नहीं कि बुक के साथ जो सीडी आई है मैं बोलूंगा बुक का रेंटल अलग, कंप्यूटर प्रोग्राम का रेंटल अलग, ऐसा नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट, कॉपीराइट इन केस ऑफ आर्टिस्टिक वर्क। आर्टिस्टिक वर्क मतलब दिमाग में क्या रखोगे, एक पेंटिंग, दिमाग में एक पेंटिंग याद रख लो। ठीक है, क्या क्या कर सकता हूं पेंटिंग का, इसको स्टोर कर सकते हैं, या फिर मैं 3D को 2D में कन्वर्ट सकता हूं, या 2D पेंटिंग को 3D में कन्वर्ट सकता हूं। ठीक है, 2D TD मतलब 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल इमेजेस। कॉपीराइट इन रिस्पेक्ट ऑफ फिल्म, क्या क्या कर सकते हैं फिल्म का, इसके हम कॉपी बना सकते हैं, हम फिल्म का फोटोग्राफ ले सकते हैं, किसी भी फिल्म की इमेज की फोटोग्राफ लेके हम पोस्टर बना लेते हैं, हम वो भी कर सकते हैं। इसको हम किसी भी मीडियम पर स्टोर कर सकते हैं, हम हमारी फिल्म को सेल कर सकते हैं, या फिर हम रेंट पर दे सकते हैं, या फिर हम इसको पब्लिक में कम्युनिकेट कर सकते हैं, वो हमारी इच्छा। कॉपीराइट इन केस ऑफ साउंड रिकॉर्डिंग, टू मेक एनी साउंड रिकॉर्डिंग, हम साउंड रिकॉर्ड कर सकते हैं और हम अपने साउंड को स्टोर भी कर सकते हैं, इसको सेल भी कर सकते हैं, रेंट पर भी दे सकते हैं, या फिर हम पब्लिक को अपना साउंड रिकॉर्डिंग कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। इसका मतलब लगभग सारे कॉपीराइट में चीजें कॉमन है। क्या कॉमन है, कॉपीज बना सकते हैं, सेल कर सकते हैं, रेंट पर दे सकते हैं। ठीक है, ओके। It may be noted that the copy which has been sold once shall be deemed to be a copy already in circulation. It may be क्या बोल रहा है वो, मैंने बोला है कि कॉपीज इन सर्कुलेशन। कॉपीज इन सर्कुलेशन मतलब अगर मैंने अपने नॉवेल की कॉपी मार्केट में बेच दी तो ये मान के चलो उस कॉपी को हम क्या बोलेंगे, इट इज अ कॉपी इन सर्कुलेशन। सर्कुलेशन मतलब वो पब्लिक डोमेन में पहुंच गई। सेल करने के बाद उस कॉपी पर मेरा हक नहीं है। वो मेरी कॉपी के साथ क्या कर सकता है, जैसे मैंने उसको कॉपी सेल करी, अब मेरे सामने मेरा नॉवेल फाड़ रहा है, जला रहा है, मैं कुछ नहीं कर सकता बिकॉज नाउ इट्स हिज प्रॉपर्टी, वो मेरी प्रॉपर्टी नहीं। समझ में आ गया? It may be noted that commercial rental does not include rent, lease or lending of lawfully acquired computer program, sound recording, film for non-profit purpose और library और educational institution। वो बोल रहा है कि अगर आपने कोई भी वर्क को नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जैसे ऑर्फनेज, ओल्ड एज होम्स, या एक नॉन प्रॉफिट लाइब्रेरी जैसे सरकारी लाइब्रेरी होती है उसमें अपने को कुछ देना नहीं पड़ता है, वो पब्लिक वेलफेयर के लिए होती है, या फिर एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, अगर आपने इनको रेंटल पर दी तो इसको हम रेंटल में नहीं मानेंगे।
इसको कमर्शियल इंटेल नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ये लोग जब आपकी मूवीज या नॉवेल्स वगैरह पढ़ते हैं तो वो इन्फ्रिंजमेंट नहीं करते हैं, वो सिर्फ टीचिंग पर्पस या रिसर्च पर्पस के लिए लेते हैं। क्लियर? तो आपके कॉपीराइट का अगर कोई एक्सप्लॉइटेशन करता है वो आगे इन्फ्रिंजमेंट में आएगा। इनका नॉन प्रॉफिट पर्पस है, तो ये तो चाहे तो भी एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते, ये पैसा थोड़ी कमाते हैं, ये सिर्फ उसको ऑब्जर्व करते हैं, रिसर्च करते हैं, देखते हैं। ओके, ठीक है। अब एक केस लॉ है, केस लॉ ध्यान रखना पड़ेगा। क्या नाम है इसका? ग्रामोफोन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड वर्सेस सुपर कैसेट्स लिमिटेड। किस केस में ये केस लॉ? इन्फ्रिंजमेंट ऑफ ओरिजिनल एलडीएम। एलडीएम मतलब लिटरेरी ड्रामेटिक एंड म्यूजिकल। क्या बोलता है ये केस लॉ? विदाउट स्पेसिफिक परमिशन ऑफ ओनर्स, कॉपीराइट इन एलडीएम, इसका साउंड रिकॉर्डिंग कर लिया गया। ओनर ऑफ कॉपीराइट इन अ साउंड रिकॉर्डिंग कैन नॉट प्रोसीड विद इनकॉर्पोरेटिंग साउंड रिकॉर्डिंग और वर्जन रिकॉर्डिंग इन अ फिल्म। क्या मतलब हुआ? समझना, मैंने अपने नॉवल का कॉपीराइट को दिया कि आप इसकी फिल्म बना लेना, आपने मेरी बिना परमिशन के मेरे नॉवल की साउंड रिकॉर्डिंग भी कर दी, और आप इस साउंड रिकॉर्डिंग को फिल्म में इनकॉर्पोरेट करना चाहते हो। क्या इसको इन्फ्रिंजमेंट बोलेंगे? यस बोलेंगे, क्योंकि आपने परमिशन किसके लिए थी? फिल्म बनाने की। आपने साउंड रिकॉर्डिंग की परमिशन नहीं बोली थी। फिल्म अलग होती है, साउंड रिकॉर्डिंग अलग होती है, दोनों की सेपरेट कॉपीराइट्स होती है। आपने मुझसे फिल्म का कॉपीराइट लिया है, इसका मतलब ये नहीं कि आपने साउंड रिकॉर्डिंग का भी कॉपीराइट ले लिया है। ये आगे बात समझ में? तो ये चीज आपको ध्यान रखना है इस केस लॉ में, ग्रामोफोन कंपनी ऑफ इंडिया वर्सेस सुपर कैसेट्स इंडस्ट्रीज। एडेप्टेशन ठीक है, ठीक है। ऑथर, नॉर्मली ऑथर मतलब क्या होता है? हमको ऐसा लगता है कि ऐसा पर्सन जिसने बुक लिखी है उसको हम ऑथर बोलते हैं। कॉपीराइट में ऑथर की डेफिनेशन थोड़ी सी बड़ी है, इसको ध्यान रख लेना। जैसे लिटरेरी और ड्रामेटिक वर्क में जिसने बुक लिखी उसको हम क्या बोलेंगे? ऑथर। इन रिलेशन टू म्यूजिकल वर्क, जो म्यूजिक को कंपोज करता है उसको हम क्या बोलेंगे? ऑथर। इन रिलेशन टू आर्टिस्टिक वर्क, बताओ ड्राइंग कौन बनाता है? पेंटर, आर्टिस्ट, तो उसको क्या बोलेंगे? ऑथर। इन रिलेशन टू फोटोग्राफ, जो फोटो खींचता है उसको क्या बोलेंगे? ऑथर। इन रिलेशन टू फिल्म और साउंड रिकॉर्डिंग, फिल्म या साउंड रिकॉर्डिंग जो प्रोड्यूस करता है उसको क्या बोलेंगे? ऑथर। अब ये एमसीक्यू में आ सकता है कि ऑथर, एक फिल्म का ऑथर कौन है? डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। किसको टिक करोगे? प्रोड्यूसर। डायरेक्टर ऑथर नहीं होता है। डायरेक्टर तो प्रोड्यूसर के साथ पार्टनरशिप पे या सैलरी या कॉम्पनसेशन पर काम करता है। फिल्म का ओरिजिनल ओनर कौन होता है जिसके नाम पर कॉपीराइट आती है? दैट इज प्रोड्यूसर। समझ में आ गया? ओके। In relation to literary, dramatic, musical or artistic work which is computer generated, person who causes the work to be generated, जिसने literary work या artistic work कंप्यूटर लैंग्वेज में कन्वर्ट करवाया, उस पर्सन को हम क्या बोलेंगे? ऑथर। जिसने कन्वर्ट करा वो नहीं, जिसने कन्वर्ट करवाया उसको क्या बोलेंगे? ऑथर। समझ में आ गया? ठीक है। ओके, नाउ वर्क इन विच कॉपीराइट सबसिस्ट, मतलब आप कौन से वर्क को कॉपीराइट मान सकते हो। पहला इसमें केस कौन सा है? पब्लिश्ड वर्क। व्हाट डू मीन बाय पब्लिश? ऐसा वर्क विच इज नोन टू पब्लिक, ऐसा वर्क जो पब्लिक को मालूम है उसको हम क्या बोलते हैं? पब्लिश्ड वर्क। ऐसा वर्क जो पब्लिक को नहीं मालूम है उसको क्या बोलते हैं? अनपब्लिश्ड वर्क। ऐसा वर्क जो पब्लिक को नहीं मालूम है उसको हम क्या बोलते हैं? अनपब्लिश्ड वर्क। एग्जाम्पल, जैसे मैंने पीएचडी करी और मैंने पीएचडी अपने पास में रखी, सो इट इज एन अनपब्लिश्ड वर्क। कॉपीराइट करवा सकता हूं लेकिन इट इज एन अनपब्लिश्ड वर्क। पब्लिक को नहीं मालूम है कि मैंने अभी पीएचडी करी और कौन से टॉपिक पर रिसर्च करा। पब्लिश्ड वर्क, नॉवेल लिखा, कॉपीराइट करवा के पब्लिक में सेल कर दिया, वो क्या होता है? पब्लिश्ड वर्क। सो आपको सिंपल तरीके से एक बात ध्यान रखना, पब्लिश्ड वर्क मतलब नोन टू पब्लिक, अनपब्लिश्ड वर्क मतलब नॉट नोन टू पब्लिक। अब इफ योर वर्क इज फर्स्ट पब्लिश्ड इन इंडिया, आप आपके काम को ध्यान रखना, मैं नॉवल नहीं बोल रहा। वर्क मतलब इट में इंक्लूड लिटरेरी वर्क, ड्रामेटिक वर्क, म्यूजिकल वर्क, आर्टिस्टिक वर्क, फिल्म वर्क एंड साउंड रिकॉर्डिंग। तो यहां पर सिर्फ नॉवल नहीं है, सिर्फ लिटरेरी वर्क नहीं है, वो क्या बोल रहा है? वर्क बोल रहा है। So work is first published in India. कैसे? कब? This means even an author
who is not a citizen of India can take copyright in India for published work. It is an implied interpretation. लॉ में नहीं लिखा है, ये हमने imply करा है. मतलब क्या है? कोई भी प्रोड्यूसर अगर अपनी फिल्म को पहली बार इंडिया में रिलीज कर रहा है, कोई भी राइटर अपने नॉवल को सबसे पहले इंडिया में लॉन्च कर रहा है और वो कॉपीराइट लेना चाहता है तो बिल्कुल ले सकता है. इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है यहां पर? फर्स्ट, पहली बार. सो दिस इंप्लाइज टू इंडियन सिटीजन्स एज वेल एज फॉरेन सिटीजन्स. हम उसको कॉपीराइट दे देंगे. फॉर एग्जाम्पल, किसी कोरियन ने एक फिल्म बनाई, लेट्स से उन्होंने एक फिल्म बनाई, पता नहीं क्या नाम है, उन्होंने एक फिल्म बनाई और वो फिल्म को सबसे पहले रिलीज कहां करना चाहते हैं? इंडिया में. और इंडिया में कॉपीराइट लेना चाहते हैं. बिल्कुल ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज वर्क इज फर्स्ट पब्लिश्ड इन इंडिया. समझ में आ गया? ओके. वर्क इज फर्स्ट पब्लिश आउटसाइड इंडिया. वर्क ऑलरेडी इंडिया के बाहर पब्लिश हो चुका है. अब वो इन पब्लिश्ड वर्क का इंडिया में भी कॉपीराइट लेना चाहते हैं. तो उसके लिए कंडीशन आपको ध्यान रखना है. ऑन द डेट ऑफ पब्लिकेशन author should be citizen of India. Author should be citizen of India. क्या मतलब हुआ? कोरियन मूवी सबसे पहले कहां पर रिलीज हो गई? कोरिया में. अब इसी कोरियन मूवी को वो इंडिया में रिलीज कर इंडिया में कॉपीराइट लेना चाहते हैं. तो इसकी कंडीशन क्या है? जो इस कोरियन मूवी का प्रोड्यूसर है उसको क्या होना पड़ेगा? सिटीजन ऑफ इंडिया. कब? ऑन द डेट ऑफ पब्लिकेशन. अब यहां तो दिक्कत, वो तो कोरियन फॉरेन सिटीजन है, तो क्या इंडिया में वो अपना वर्क कॉपीराइट कर सकता है? नहीं करेगा. तो इसका तरीका क्या निकालते हैं? वो तरीका ही निकालते हैं कि जॉइंट नेम ले लेते हैं, जॉइंट ऑथर्स हो जाते हैं. और अगर जॉइंट ऑथर्स हैं तो यू मान के चलो कि फिर वन ऑफ द ऑथर्स अगर इंडियन सिटीजन है तो चलेगा. ये भी हो सकता है कि इन्होंने क्या करा, अपने एक इस कोरियन मूवी को असाइन किसको कर दिया है? कि इंडियन कंपनी को. एंड इंडियन कंपनी तो हमेशा सिटीजन रहेगा, तो फिर वो इंडिया में कॉपीराइट हो सकती है. इसके ये तरीके निकलते हैं. हाँ, ध्यान रखना. इफ डाइड इंडियन सिटीजन ऑन द डेट ऑफ डेथ, बाय चांस उस कोरियन मूवी का प्रोड्यूसर की डेथ हो गई, जिस दिन डेथ हुई वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए था. समझ में आया? तो मान लेंगे कि हाँ वो इंडियन सिटीजन है और हम उसको उसकी फिल्म का कॉपीराइट इंडिया में दे देंगे. पब्लिश वर्क का समझ में आया? अनपब्लिश वर्क मतलब इट इज नॉट नोन टू पब्लिक. अभी ये पब्लिक में ओपन नहीं हुआ है. इसमें किसका डिस्कशन करना है हमको? आर्किटेक्चरल वर्क. आर्किटेक्चरल वर्क का कॉपीराइट इंडिया में कब ले सकते हैं? इफ आर्किटेक्चरल वर्क इज लोकेटेड इन इंडिया. इफ इट इज नॉट लोकेटेड इन इंडिया, नो कॉपीराइट विल बी गिवन. मतलब जैसे अगर कोई मॉल, कोई डिजाइन, कोई बिल्डिंग किसी दूसरे देश में लोकेटेड है, जैसे दुबई का बुर्ज खलीफा. अब दुबई वाले ने बोला कि हमारे बुर्ज खलीफा का रजिस्ट्रेशन इंडिया में करवाओ. हम मना कर देंगे. क्यों? बिकॉज इट इज नॉट लोकेटेड इन इंडिया. हमने बोला तुम इंडिया में बुर्ज खलीफा बनाओ, उस आर्किटेक्चर वर्क का हम तुमको कॉपीराइट दे देंगे कि तुम्हारे जैसे डिजाइन इंडिया में कोई नहीं बना पाएगा. आगे बात समझ में? मतलब अगर एक इंडियन बुर्ज खलीफा के जैसा इंडिया में बिल्डिंग बनाता है तो क्या उसको मिल जाएगा क्या इंडिया में कॉपीराइट? बिल्कुल मिल जाएगा, क्योंकि इंडिया में बुर्ज खलीफा भी नहीं बना है. Clear? Next, other than architectural work, on the date of making or publishing the work, author should be a citizen of India. Architectural work के अलावा किसी भी दूसरे unpublished work का इंडिया में रजिस्ट्रेशन कब मिल सकता है? जब वो पब्लिशिंग डेट में ऑथर क्या होना चाहिए? सिटीजन ऑफ इंडिया. तो देखो ये और ये पॉइंट्स कॉमन है. ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया. क्लियर हो गया? पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड. अब ये इंपॉर्टेंट है. कॉपीराइट शैल नॉट बी गिवन. कब कॉपीराइट नहीं दी जाएगी? फर्स्ट, इफ फिल्म इज सब्सटैंशियल, इफ सिनेमा फिल्म, इफ सब्सटैंशियल पार्ट ऑफ फिल्म इज एन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट टू एनी अदर वर्क. क्या मतलब है? मैंने नॉवल लिखा, बड़ा अच्छा नॉवल लिखा, मेरे नॉवल को पढ़कर उसने फिल्म बना ली, मुझसे परमिशन नहीं ली, तो उसका कॉपीराइट नहीं दिया जाएगा. प्रोड्यूसर ने बोला इस नॉवेल की पूरी कॉपी हमने नहीं करी है, तो भी नहीं दिया जाएगा. उन्होंने बोला भैया पूरा कॉपी नहीं करा, लेकिन सब्सटैंशियल पार्ट तो चुरा लिया, इसकी जो थीम है इसी नॉवेल पर बेस्ड है, तुम नॉवेल वाले से परमिशन ले लो. बताओ परमिशन क्यों नहीं लेते हैं? रॉयल्टी देनी पड़ती है ना. तो चेतन भगत की जो नॉवेल है,
चेतन भगत से परमिशन लेकर चेतन भगत की नॉवल पर फिल्म बनी, तो चेतन भगत को अभी तक क्या मिलती जा रही है, उस पर रॉयल्टी मिलती जा रही है। मतलब चेतन भगत की लगभग 4 नॉवेल्स पर फिल्म बन चुकी है, जो थोड़ी बहुत मुझे याद है, एक 3 इडियट्स है, एक 2 स्टेट्स है, एक हाफ गर्लफ्रेंड है ना, और एक उसका जो फर्स्ट नॉवल था ओ से शुरू हो रहा है, मैं एकदम से नाम भूल रहा हूँ, उस पर भी फिल्म बन चुकी है। उसकी 4 नॉवल तो फिल्म बन चुकी है, अभी तक उसको रॉयल्टी मिल रही है। तो अगर वो अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं करेगा तो भी उसको रॉयल्टी मिलती रहेगी, आराम से अपना जीवन निकाल देगा। 60 ईयर्स, अब पढ़ेंगे आगे जाके, 60 साल तक मिलती है। मतलब जब तक ये इसकी डेथ नहीं होगी तब तक रॉयल्टी मिलेगी, तो डेथ के बाद भी 60 ईयर्स तक कॉपीराइट रहता है इसका। पढ़ेंगे आगे जाके आएगा टर्म। आगे, इफ एनी साउंड रिकॉर्डिंग मेड विद रिस्पेक्ट टू LDM, इफ इट इज इन्फ्रिंजमेंट। क्या मतलब हुआ, मैंने किसी की बुक ली, उस बुक को उसकी परमिशन के बिना मैंने बोला इसको रिकॉर्ड कर लिया और मार्केट में रिलीज कर दी, मतलब मैंने ऑडियो पॉड्स रिलीज कर दिए, इसको भी इन्फ्रिंजमेंट बोलेंगे, इसको कॉपीराइट हम नहीं देंगे। ये बात समझ में आई। चेतन भगत की नॉवल मैंने ले ली, 3 इडियट्स नॉवल मैंने पूरी वोकली पढ़ी, तो एक ऑडियो बन गया। इस ऑडियो को मैंने बोला कि मैं कॉपीराइट लेना चाहता हूं, मेरे को नहीं देगा। वो बोलेगा भैया आपने एक नॉवेल का साउंड रिकॉर्डिंग बनाया है, पहले उससे परमिशन लो, हम कॉपीराइट थोड़ी देंगे। दिस इज एन इन्फ्रिंजमेंट। ठीक है, नेक्स्ट, अथॉरिटीज। हाँ जी, ऑडियो बुक्स की परमिशन लेनी पड़ती है। अगर आपने ऑडियो बुक्स की परमिशन नहीं ली और ऑडियो बना लिया, सो दैट विल बी एन इन्फ्रिंजमेंट। देखो, मेरी बुक का मैं ही ऑडियो बना रहा हूं, दैट इज नॉट एन इन्फ्रिंजमेंट। इसको तो रिप्रोडक्शन बोलते हैं। हाँ, अगर वो देखो इन्फ्रिंजमेंट है, इट इज अदर थिंग कि वो केस फाइल नहीं कर रहा है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि इन्फ्रिंजमेंट है मतलब वो केस फाइल करेगा। इन्फ्रिंजमेंट हो सकता है उसने केस ही फाइल नहीं करा हो, ये भी होता है। क्योंकि कहां कहां तक आप लोगों को पकड़ोगे। जैसे इंडिया में बहुत सारी म्यूजिक होते हैं विच इज अडेप्टेड फ्रॉम फॉरेन म्यूजिक, तो अभी तक कुछ कंपोजर्स पर केस चल रहे हैं, कुछ कंपोजर्स पर केस फाइल नहीं करे। बोले यार कहां तक कितना केस फाइल करते रहेंगे, क्रिएटिविटी करें कि कोर्ट्स में भागते रहें, ऐसा भी होता है। चल, कॉपीराइट में अथॉरिटीज कौन कौन सी हैं। हाँ, यहां पर मोहम्मद ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा कि सर आपने नॉवल लिखा, अगर आपने उसका कॉपीराइट नहीं लिया, उस पर फिल्म बन गई, तो मोहम्मद कॉपीराइट करवाना कंपलसरी नहीं है। अगर मेरी बिना कॉपीराइट के नॉवल पर भी किसी ने फिल्म बनाई मेरी परमिशन के बिना, तो भी कॉपीराइट एक्ट हक देता है कि मैं उस पर केस कर सकता हूं। ठीक है मोहम्मद, समझ में आया। बस उसमें प्रूव करने का जो तरीका है मुझ पर थोड़ा सा हैवी हो जाएगा, मुझे मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। कॉपीराइट लिया है तो मेहनत कम करनी पड़ेगी, कॉपीराइट नहीं लिया है तो फिर मेहनत मुझे ज्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो अब इसमें अथॉरिटीज कौन कौन सी हैं। सो देयर आर 2 अथॉरिटीज इन कॉपीराइट। पहली, रजिस्ट्रार ऑफ कॉपीराइट, और मैंने आपको पैच में बोला था इसको कभी भी हम आरओसी नहीं बोलते हैं। आरओसी मतलब क्या होता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। यहां पर रजिस्टर ऑफ कॉपीराइट होता है, और क्या होता है, कॉपीराइट बोर्ड होता है। ठीक है, कॉपीराइट बोर्ड मतलब कॉपीराइट बोर्ड इज अ डीम्ड सिविल कोर्ट, इसके पास सिविल कोर्ट जैसे पावर्स होते हैं। कॉपीराइट बोर्ड के चेयरपर्सन कौन होंगे, जज ऑफ हाई कोर्ट, और क्वालिफाइड टू बी अ जज ऑफ हाई कोर्ट। क्या मतलब हुआ इसका, हाई कोर्ट का जो जज है वो तो हमको समझ में आता है कि चेयरमैन बन सकते हैं। अब क्या होता है, जैसे इफ आई एम अ जज ऑफ अ सेशन कोर्ट, मुझे हाई कोर्ट का जज बनना है, तो प्रमोशन से नहीं बनते हैं, यू हैव टू पास एग्जामिनेशन टू बी अ जज ऑफ हाई कोर्ट। अब मैंने एग्जामिनेशन पास कर ली, लेकिन अभी मेरा अपॉइंटमेंट नहीं हुआ एज अ हाई कोर्ट, सो आई एम अ जज हु इज क्वालिफाइड टू बी अ जज ऑफ हाई कोर्ट, उसको भी चेयरपर्सन हम बना सकते हैं कॉपीराइट बोर्ड का। अब आगे बात समझ में। नेक्स्ट, इसके कितने मेंबर्स होंगे चेयरपर्सन के अलावा, मिनिमम 2 मैक्सिमम 14। कॉपीराइट बोर्ड के मेंबर्स कितने होंगे, मिनिमम 2 मैक्सिमम 14। ये ध्यान रखना, एमसीक्यू में आ सकता है। अगर आपने किसी भी वर्क की कॉपीराइट ले ली तो आपके राइट्स क्या क्या हो सकते हैं, ऑलरेडी हम इसको डिटेल में पढ़ चुके हैं। वर्क को आप रिप्रोड्यूस कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो, पब्लिक को कॉपीज इशू कर सकती हो, फिल्म बना सकते हो या उसका साउंड रिकॉर्डिंग बना सकते हो, उस वर्क को आप ट्रांसलेट कर सकते हो, उसको सेल कर सकते हो, रेंट पर दे सकते हो, या फिर उसका फोटो ले सकते हो, एटसेट्रा। तो जो अभी हम डिटेल में पढ़ के आ रहे हैं, कहां पर,
सेक्शन 14 में, याद है आपको? इन रिलेशन टू लिटरेरी वर्क, इन रिलेशन टू कंप्यूटर प्रोग्राम, उसको यहां पर राइट्स में इंक्लूड कर दिया है कि कॉपीराइट लेने के बाद कॉपीराइट ओनर के क्या क्या राइट्स होंगे, इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ वर्क, वो ये सारी चीजें कर सकता है। ओके, अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो क्या है? इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट। व्हाट डू यू मीन बाय इन्फ्रिंजमेंट? किसी की परमिशन के बिना आप उसके वर्क को यूज कर एक्सप्लॉइट कर रहे हो, उसको अपन इन्फ्रिंजमेंट बोलेंगे। सो व्हेन एनी पर्सन अदर देन ऑथर, ऑथर मतलब ऑथर की डेफिनेशन पढ़ ली, कंपोजर, राइटर, फोटोग्राफर, पेंटर एटसेट्रा, और अ लाइसेंसी और असाइनी। लाइसेंसी असाइनी मतलब जिसको हमने खुद अपने वर्क को यूज करने के लिए परमिशन दी, या फिर एनी लाइसेंसी जिसको कंपलसरी लाइसेंस मिला। इन तीन लोगों के अलावा अगर कोई पर्सन हमारे वर्क को यूज कर प्रॉफिट कमाने की कोशिश करता है, उस एक्ट को हम क्या बोलेंगे? इन्फ्रिंजमेंट। यह भी हो सकता है कि वो मेरे वर्क को मेरी परमिशन के बिना इंपोर्ट कर रहा है, मैंने कॉपीराइट करवाया है यूएस में, और वो मेरे वर्क को यूएस से इंपोर्ट कर प्रॉफिट कमा रहा है, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे? इन्फ्रिंजमेंट। क्लियर? ओके, अब इन्फ्रिंजमेंट हो गया तो क्या क्या हो सकता है कॉन्सिक्वेंसेस? फर्स्ट इज इंजंक्शन, इंजेक्शन नहीं है, इंजंक्शन। अगर मैंने इन्फ्रिंजमेंट का केस फाइल करा तो कोर्ट मुझे रिलीफ क्या दे सकती है? उसको बोलेगी कि आप इनके वर्क को एक्सप्लॉइट करना बंद कर दो, स्टे लगा दे कि इंजेक्शन, या फिर मैं डैमेज या कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकता हूं कि मेरी रेपुटेशन को इतना नुकसान हुआ, अपने नुकसान का मैं आपसे 20 करोड़ डिमांड करता हूं, दिस इज कॉम्पनसेशन। या फिर उसने जितना प्रॉफिट कमाया मैं उसका कुछ हिस्सा ले सकता हूं। अब मुझे बताओ, नॉर्मली कंपनीज क्या करती है? डैमेजेस क्लेम करती है कि शेयर ऑफ प्रॉफिट? वो डैमेजेस क्लेम करती है क्योंकि डैमेजेस इज नॉर्मली मोर हैवी देन शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, इन केस ऑफ इनोसेंट इन्फ्रिंजमेंट नो डैमेज इज गिवन टू प्लांटिफ। इनोसेंट इन्फ्रिंजमेंट मतलब भूल से कर दिया, मालूम ही नहीं था कि ये प्रोडक्ट तुम्हारा था, पर इन दैट केस यू हैव टू प्रूव दैट यू आर इनोसेंट। तो अगर इनोसेंट इन्फ्रिंजमेंट है तो उसमें डैमेजेस नहीं मिलेंगे। ध्यान रखना, डैमेजेस नहीं मिलेंगे, इंजंक्शन और शेयर ऑफ प्रॉफिट मिल सकता है, डैमेजेस नहीं मिलेंगे। समझ में आया? मैं ये नहीं बोल रहा इनोसेंट इन्फ्रिंजमेंट इन्फ्रिंजमेंट नहीं होता है, इनोसेंट इन्फ्रिंजमेंट इन्फ्रिंजमेंट होता है, बस इसमें क्या नहीं मिलेगा? डैमेजेस। शेयर ऑफ प्रॉफिट और इंजंक्शन इनोसेंट इन्फ्रिंजमेंट में भी आपको मिल जाएगा। बात समझ में आ गई? ओके, अब इसका एक केस लॉ, एसके दत्त वर्सेस लॉ बुक कंपनी। इन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट ओनस ऑफ प्रूफ, ओनस मतलब बर्डन ऑफ प्रूफ, इज ऑन प्लांटिफ। प्लांटिफ मतलब जो केस फाइल कर रहा है कि जिस पर केस फाइल करा, जो केस फाइल कर रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर रहता है? जो केस फाइल करता है। टू सैटिस्फाई द कोर्ट दैट द डिफेंडेंट हैड इन्फ्रिंज द कॉपीराइट। अगर प्लांटिफ फेल हो गया तो उसको हम इन्फ्रिंजमेंट नहीं मानेंगे। तो ध्यान रखना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यहां पर बर्डन ऑफ प्रूफ होता है प्लांटिफ पर। इज इट क्लियर? चलो, अब खतरनाक चीज है। क्या खतरनाक चीज है? 32 पॉइंट्स की जर्नी है। 32 पॉइंट्स की जर्नी में हमको पढ़ना है कि ऐसे कौन कौन से एक्ट्स हैं जिसको हम इन्फ्रिंजमेंट नहीं बोलते हैं। ऐसे कौन कौन से एक्ट्स हैं जिनको हम इन्फ्रिंजमेंट नहीं बोलते हैं। ठीक है, अभी 32 पॉइंट्स बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर याद करना है, याद नहीं करना है, ध्यान में रखना है। वो कभी भी ऐसा नहीं बोलेंगे कि सारे 32 पॉइंट्स बताओ जिसको इन्फ्रिंजमेंट नहीं मारते। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट दैट क्वेश्चन इन ड्रीम ऑल्सो। लेकिन हाँ, इन 32 पॉइंट्स में से कुछ इनडायरेक्ट क्वेश्चंस या केस लॉ बनाकर आपके सामने पुट इन कर सकते हैं। तो अगर आपको ध्यान होगा तो बस आप उन पॉइंट्स को ध्यान में रख के उस केस का या इनडायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। तो रटना नहीं है, ध्यान रखना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। ध्यान रहेगा तो ऑलरेडी याद हो जाएगा, लेकिन वर्ड टू वर्ड आपको रटना नहीं है। लेकिन हाँ सर, इसको क्या छोड़ सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। यू हैव टू रिमेंबर दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ कॉपीराइट। चलो स्टार्ट करते हैं, जितने आज हो जाए। फर्स्ट पॉइंट, अ फेयर डीलिंग विथ एनी वर्क नॉट बीइंग अ कंप्यूटर प्रोग्राम, क्योंकि कंप्यूटर प्रोग्राम के बारे में आगे पढ़ेंगे। अगर आप किसी भी वर्क में फेयर डील कर रहे हो, फेयर डील मतलब क्या होता है? यू आर डूइंग प्राइवेट और पर्सनल यूज इंक्लूडिंग रिसर्च। आपने नॉवल या फिल्म ली या फिर कोई भी
काम लिया, उस पर आप सिर्फ रिसर्च कर रहे हो, उसको आप एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे हो, उससे प्रॉफिट नहीं कमा रहे हो, तो इसको इन्फ्रिंजमेंट नहीं बोलेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने चेतन भगत का नॉवल और ऐसे 7-8 राइटर्स के नॉवल ले लिए और मैं नॉवल पढ़कर ये डेवलप कर रहा हूं कि एज अ नॉवलिस्ट मेरी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए। सो आई एम जस्ट डूइंग अ रिसर्च, दैट्स इट। अपने प्राइवेट और पर्सनल पर्पस के लिए मैं इससे प्रॉफिट नहीं कमा रहा हूं। नेक्स्ट, क्रिटिसिज्म और रिव्यू। जब भी यार हम फिल्म देखने जाते हैं तो क्या उसके रिव्यू पढ़ के जाते हैं? तो अगर आप एक फिल्म या नॉवल पर रिव्यूज लिखते हो या उसको क्रिटिसाइज करते हो, बुराइयां कर रहे हो, इसको इन्फ्रिंजमेंट नहीं बोलेंगे। जैसे दैनिक भास्कर में वो क्या करता है, फिल्म की पूरी स्टोरी छाप देता है वो और बोलता है बेकार है मत जाना। तो अगर आप फिल्म की स्टोरी छाप दी आपने, मतलब फिल्म ओपन हो गई, उसको इन्फ्रिंजमेंट नहीं बोलेंगे। दे आर जस्ट डूइंग देयर वर्क, वो सिर्फ आपके फिल्म का रिव्यू लिख रहे हैं या आपकी फिल्म का क्रिटिसिज्म दे रहे हैं। रिपोर्टिंग ऑफ करंट इवेंट्स एंड करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग रिपोर्टिंग ऑफ अ लेक्चर डिलीवर्ड इन पब्लिक। पब्लिक में लेक्चर ले रहे हो और आपने रेफरेंस किसी नॉवल फिल्म का लिया या फिर किसी करंट अफेयर या करंट इवेंट को आप पोर्ट्रे कर रहे हो जो कि ऑलरेडी किसी बुक या वेबसाइट पर लिखा हुआ है और उसने कॉपीराइट भी इसका ले लिया है, उसको इन्फ्रिंजमेंट नहीं मानेंगे। It may be noted that storing of any work in electronic medium, including incidental storage of computer program, which is not itself an infringing copy for said purpose, shall not constitute infringement. वो ये बोल रहा है कि अगर आपने किसी भी वर्क को सिर्फ स्टोर करा है, एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे हो, जैसे चेतन भगत की नॉवल ऑनलाइन है, उसका ऑनलाइन नॉवल मैं पढ़ सकता हूं, अब मैंने किसी तरीके से उसकी ऑनलाइन नॉवल को अपने कंप्यूटर में स्टोर कर दिया, दैट इज नॉट एन इन्फ्रिंजमेंट। या फिर अगर मैं कोई कंप्यूटर प्रोग्राम डाउनलोड कर रहा हूं, उस कंप्यूटर प्रोग्राम को डाउनलोड करने और सपोर्ट करने के लिए 2-3 एडिशनल प्रोग्राम्स भी ऑटोमेटिकली डाउनलोड होते हैं, ऐसा होता है, तो इसको इन्फ्रिंजमेंट नहीं मानेंगे क्योंकि उन 2-3 एडिशनल प्रोग्राम्स को डाउनलोड करने की मैंने परमिशन नहीं ली है। वो इंसिडेंटल स्टोरेज हो जाता है। इंसिडेंटल स्टोरेज मतलब वो ऑटोमेटिक स्टोर होता है, वो मेरे हाथ में नहीं है, मेरा इंटेंशन भी नहीं था स्टोर करने का, वो ऑटोमेटिकली हो गया, दैट इज नॉट एन इन्फ्रिंजमेंट। इन्फ्रिंजमेंट है, टेलीग्राम खुद ही इन्फ्रिंजमेंट कर रहा है, उसने थोड़ी परमिशन ली होगी। ठीक है, मेकिंग ऑफ कॉपीज और अडेप्टेशन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम बाय लॉफुल पोजेसर इज नॉट एन इन्फ्रिंजमेंट। क्या मतलब है भाई, लॉफुल पोजेसर मतलब क्या होता है? हु इज अ लॉफुल पोजेसर? कंप्यूटर प्रोग्राम का मैं लॉफुल पोजेसर हूं, मैंने लॉफुली उस कंप्यूटर प्रोग्राम को खरीदा हुआ है। अब उस कंप्यूटर प्रोग्राम, वो कंप्यूटर प्रोग्राम डिस्टर्ब नहीं हो जाए, कभी कभी वायरस आते हैं, तो मैंने उस कंप्यूटर प्रोग्राम की कॉपीज बना के अपने एचडीडी या दूसरे प्रोग्राम या लैपटॉप में स्टोर कर दिया, इसको इन्फ्रिंजमेंट नहीं बोलेंगे, इट्स टोटली ओके। समझ में आ गया? ओके, क्योंकि मैं एक्चुअली कॉपी सिर्फ किसके लिए बना रहा हूं, फॉर बैकअप या फिर टेम्पररी प्रोटेक्शन के लिए, मुझे उन कॉपीज को बेचना थोड़ी है। ठीक है, नेक्स्ट, डूइंग ऑफ एनी एक्ट नेसेसरी टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन essential for operating interoperability of independently created computer program and other programs by a lawful possessor। क्या मतलब है? कभी कभी ऐसा होता है कि हमको एक कंप्यूटर प्रोग्राम चलाना होता है हमको, लेकिन उसको ऑपरेट करना ही नहीं आता, तो हम क्या करते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं कि इस प्रोग्राम को एक्चुअली कैसे चलाएं। तो हम गूगल से सिर्फ क्या कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन कर रहे हैं। जैसे आपने आई वॉच खरीद ली, अब आई वॉच को कैसे चलाएं, तो आपने गूगल पे सर्च करा कि यार ये फंक्शन कैसे करते हैं, तो वहां पर डिटेल्स आ गई गूगल पर कि इस फंक्शन को ऐसे ऑपरेट किया जाता है। अब आपने उसकी बिना परमिशन के रिसर्च पढ़ी तो उसको इन्फ्रिंजमेंट नहीं बोलेंगे, इट्स टोटली ओके, यू आर जस्ट ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन। एक कंप्यूटर प्रोग्राम को चलाने के लिए आप इन्फॉर्मेशन को ऑब्टेन कर रहे हो, आप उसको एक्सप्लॉइट थोड़ी कर रहे हो, उससे प्रॉफिट थोड़ी कमा रहे हो। ये बात समझ में आ गई? ये वैसी बात हुई कि मुझे घर में ऐसा आज बोला गया कि मैं आऊं तो खाना तैयार रखना, मैंने सोचा अपनी वाइफ के लिए बटर पनीर मसाला बनाऊं, लेकिन मुझे बनाना ही नहीं आता, तो मैं क्या कर रहा हूं, यूट्यूब से सिर्फ रेसिपी ले रहा हूं, इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन कर रहा हूं। इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करने को इन्फ्रिंजमेंट नहीं बोलते। क्लियर? ऑब्जर्वेशन, स्टडी और टेस्ट ऑफ फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम इन ऑर्डर टू डिटरमाइन आइडियाज एंड प्रिंसिपल्स। क्या मतलब है? अगर हम किसी कंप्यूटर प्रोग्राम को खरीदने के पहले उसको टेस्ट कर रहे हैं कि भैया ये कंप्यूटर प्रोग्राम कैसे चलता है, ये मेरे काम का है या नहीं है, उसको भी इन्फ्रिंजमेंट नहीं बोले। अगर आपको ठीक लगता है तो उस प्रोग्राम को आप खरीदोगे, नहीं तो आप बोलोगे नहीं यार दूसरा बता। जैसे मुझे अपने ऑफिस में अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर लगाना है, अब मेरे पास 2 कंप्यूटर प्रोग्राम है,
एक टैली और स्मार्ट टैक्स। मुझे देखना है कि कौन सा अच्छा है, तो मैंने टैली वाले को बोला तेरा प्रोग्राम मैं 15 दिन के लिए चलाऊंगा, स्मार्ट टैक्स को बोला तेरा भी प्रोग्राम मैं 15 दिन के लिए चलाऊंगा। तो मैं सिर्फ उस सॉफ्टवेयर को टेस्ट कर रहा हूं। टेस्ट कर रहे हो या उस कंप्यूटर प्रोग्राम की प्रिंसिपल्स को मैं देख रहा हूं कि कैसे काम करता है, उसको इन्फ्रिंजमेंट नहीं बोले। ठीक है, ओके। मेकिंग ऑफ कॉपीज और अडॉप्टेशन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम फ्रॉम अ पर्सनली लीगल ऑब्टेन्ड कॉपी फॉर नॉन कमर्शियल पर्सनल यूज। मतलब मैं एक कंप्यूटर प्रोग्राम को सिर्फ कॉपी कर रहा हूं फॉर माई यूज, नॉट फॉर मेकिंग मनी। मैं कंप्यूटर प्रोग्राम को कॉपी कर रहा हूं ओनली फॉर माई यूज, नॉट फॉर मेकिंग मनी। जैसे मुझे एक बड़ा शौक था कि मैं दूसरे गानों को कट कर कर अपने मोबाइल के रिंगटोन बनाऊं। काफी पहले ऐसा होता था, हम किसी भी सॉन्ग के किसी भी पोर्शन को कट कर कर अपने मोबाइल के रिंगटोन बना सकते थे। तो उसके लिए मार्केट में एक सॉफ्टवेयर आया था, दैट सॉफ्टवेयर वाज फ्रीली डाउनलोडेबल। तो मैंने फ्री में उसको डाउनलोड करा, उसे सॉन्ग्स को कट करा और उस सॉन्ग को कट कर कर अपने मोबाइल में स्टोर करा और रिंगटोन बना दिया। इट्स टोटली ओके, चलेगा, उसको इन्फ्रिंजमेंट नहीं बोलेंगे। Transient or incidental storage of work or performance purely in a technical process of electronic transmission or communication। क्या मतलब है? मैंने सिर्फ एक कंप्यूटर प्रोग्राम को स्टोर करा है। ट्रांजिएंट और इंसिडेंटल स्टोरेज। इंसिडेंटल मतलब वो प्रोग्राम को स्टोर करने का इंटेंशन नहीं था, वो ऑलरेडी हो गया। जैसे आपको मेरे लेक्चर्स सुनना है, मैंने अपने लेक्चर्स आपको ईमेल कर दी। अब वो लेक्चर्स को सुनने के लिए आपको एक वीडियो प्लेयर डाउनलोड करना पड़ेगा। लेट्स से वीडियो प्लेयर का नाम है विंडोज मीडिया प्लेयर। अब विंडोज मीडिया प्लेयर की डाउनलोड करने की लिंक मैंने आपको दे दी। जैसे ही आपने मेरे लेक्चर को क्लिक करा, विंडोज मीडिया प्लेयर ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो गया। उसको इन्फ्रिंजमेंट नहीं बोलेंगे, बिकॉज दैट इज अ प्रोग्राम विच इज सपोर्टिंग माई लेक्चर। उसको हम इन्फ्रिंजमेंट नहीं बोलेंगे। ठीक है, चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। 7 पॉइंट से कल कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलो, थैंक यू। कल मोस्ट प्रोबेबली हम सारे 32 पॉइंट्स इसके खत्म कर लेंगे। थैंक यू।